अच्छा चैप्टर आज का। इस चैप्टर में जो भी सर्विस है, जो भी सेवा, जिस भी सेवा का आप उपयोग करेंगे वो भारत सरकार की। चैप्टर 14 एक कदम पीछे हम आपका सिलेबस कंप्लीट करने में ना। हाँ, नागरिक यानी कि सिटीजन केंद्रित सेवाओं की जानकारी, यानी कि भारत सरकार के द्वारा जो भी सेवाएं हमारे को दी जाती है उनके बारे में हम इस चैप्टर में बात करेंगे। ठीक है, जो नीचे जो भी सेवाएं दी गई है वो केंद्र सरकार द्वारा पूरे भारत में लागू होती है, यानी केंद्र सरकार की जो सर्विस होती है वो पूरे भारत में लागू होती है। यानी कि ये जो भी डॉक्यूमेंटेशन है साथ, ये आप कहीं पर भी जाके यूज कर सकते हैं। जैसे आधार कार्ड हमारा यहाँ बना हुआ है, आप यूपी में भी जाओगे तो यही रहेगा, गुजरात में भी जाओगे तो यही रहेगा, मध्य प्रदेश में भी जाओगे तो आधार कार्ड वही रहेगा। ठीक है, आधार कार्ड नंबर चेंज होगा, हाँ आप उसमें एड्रेस वगैरह फोटो वगैरह चेंज करा सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब मेरा ये है कि सारी की सारी जो सर्विस है वो पूरे भारत में लागू होती है, इसलिए इसको बोलते हैं केंद्र की सेवा। पेज नंबर 200 पे गए। वाह, पहला है आधार कार्ड। आधार कार्ड सबका बना हुआ है, कितना अंक होता है आधार कार्ड में? 12। ठीक है, और किस कंपनी द्वारा जारी किया जाता है? उदय। ठीक है, दो क्वेश्चन बनते हैं कि आधार कार्ड की जो सेवा है उसमें कितने अंक होते हैं, किस कंपनी द्वारा जारी किया जाता है, और इसका पूरा नाम क्या है, यूआईडी है ना। वो 3 क्वेश्चन आते हैं इसके आरसीटी में। आधार सेवाएं, आधार 12 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या। विशिष्ट का मतलब है सबके लिए अलग अलग होता है। मेरा आधार कार्ड नंबर अलग है, आप सबका भी अलग अलग है। ठीक है, मम्मी पापा का भी अलग है, 2 बहन भाई है तो उनका भी आधार कार्ड नंबर अलग अलग होगा। जो सभी भारतीय निवासियों को उनके बायोमेट्रिक जनसांख्यिकी डेटा के आधार पर भारत सरकार द्वारा स्थापित एक वैधानिक प्राधिकरण, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि उदय के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें क्या होता है, आपका फोटो भी होता है। ठीक है, अगर भारत सरकार कभी भी आपको देखना चाहे तो आप बायोमेट्रिक लगा के अपने पूरा डिटेल आप देख सकते हो। ठीक है, जनसंख्या के आधार पर भी देखा जाता है लोग कहाँ कहाँ कितने कितने जैसा। ठीक है, तो आधार कार्ड का लोगो, एक बार क्वेश्चन आया था कि आधार का लोगो, ये किसका लोगो है? आधार का। ये सबके आधार कार्ड पे इस प्रकार का लोगो लगा रहता है। ठीक है, तो कहने का मतलब पहली सेवा जो है हमारी आधार कार्ड की सेवा है। आधार कार्ड के लिए पंजीकरण कैसे करें? अब नया आधार कार्ड बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? जहां पर भी आधार सेंटर है, जैसे हमारा पोस्ट ऑफिस में हमेशा रहता है वहां जाके बनवा सकते हैं, किसी बैंक के अंदर है तो वहां जाके बना सकते हो, प्राइवेट में कहीं पर है तो वहां जाके आप आधार कार्ड बनवा सकते हैं। उसके लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट चाहिए, जैसे आपका जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल से कोई ऑथराइज सर्टिफिकेट। ठीक है, आपके नाम के लिए ऑथराइज सर्टिफिकेशन यानी कि स्कूल का कोई सर्टिफिकेशन है तो वो, ऐसे करके आप अपना आधार कार्ड बना सकते हैं। 0 से 5 साल तक का आधार कार्ड अलग होता है, 5 साल से ऊपर का आधार कार्ड अलग होता है। 0 से 5 साल तक का जो आधार कार्ड नंबर तो वही रहेगा, लेकिन बायोमेट्रिक उसका चेंज हो जाता है 5 साल बाद। अब आधार कार्ड में ये रूल है, हर 3 साल के बाद में आपको आधार कार्ड अपडेट कराना होगा। इसके बाद आपकी फोटो आई या नहीं, आधार कार्ड वाले की कोई जिम्मेदारी नहीं है। फिर कहते हैं ना 10 साल बाद में अंगूठा लगाने गए तो मैच नहीं कर रहा, फोटो चेंज कराने गए तो मैच नहीं करे, क्योंकि रेटिना चेंज हो जाते हैं, आंखें चेंज हो जाती है। किसी के चश्मा नहीं था, अब चश्मा लगाए तो आपको कंपेबिलिटी चेंज हो गई ना। इस प्रकार से आधार अपडेट कैसे करें? अगर बना दिया है तो वही, जहां से बना वहीं पे आपका अपडेट भी होगा। आधार कार्ड अपडेट करने के 2 तरीके, एक तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं, जैसे हमारा पोस्ट ऑफिस है तो वहां जाओ, अपना डॉक्यूमेंटेशन, जैसे मेरे को नाम बदलना है, डेट ऑफ बर्थ बदलना है, अपना एड्रेस चेंज करना, तो वहां जाके आप करवा सकते हैं। नहीं तो एक फॉर्म भर के आप दिल्ली भी भेज सकते हैं। ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर किधर होता है? दिल्ली। आधार कार्ड का हेडक्वार्टर होता है आपका दिल्ली, यानी कि किसी का बायोमेट्रिक में दिक्कत है, कोई भी परेशानी होती है, इसका हेडक्वार्टर जो दिल्ली है वहां जाके आप सही करा सकते हैं। ठीक है, जो भी चीजें लगेगी वो लेते जाना साथ में, इस प्रकार से आप अपडेट कर सकते हैं। बैंक खाते के साथ में आधार कार्ड का उपयोग किया है और लिंक कैसे करें? आजकल जितने भी खाते खुलते हैं नए, वो सारे के सारे आधार कार्ड के जरिए ही खुलते हैं। अगर पहले से खुला हो तो बैंक वाला कहेगा आप आधार कार्ड सीडिंग कराए, यानी कि अपने आधार कार्ड को अपडेट कराए, केवाईसी करवाए, ऐसा कुछ।
तो इस प्रकार से आप आधार कार्ड को अपने बैंक खाते से भी लिंक जोड़ सकते हैं। चौथा, आधार कार्ड के बारे में हमारे को कुछ आशंकाएं है। आशंका यह है कि आधार कार्ड की कॉपी आपने किसी को दी, अगर उसने मिस यूज कर लिया तो दो तरीके बचने के। पहला, आपका जो आधार कार्ड होता है ना, आप इस प्रकार से फोटोकॉपी करवाते हैं, इस प्रकार का पेपर होता है। आधार कार्ड का फर्स्ट पार्ट इधर होता है, यानी कि जिसको फ्रंट बोलते हैं, इधर बैक होता है। बैक में आपका एड्रेस वगैरह ऐसा कुछ आता है हिंदी और इंग्लिश में, और फ्रंट में आपका फोटो और आपका नाम वगैरह ऐसा आता है, राइट, डेट ऑफ बर्थ वगैरह। तो आप इसका जब फोटोकॉपी कराने के बाद, फोटोकॉपी दोगे किसी को भी दोगे, तो आप इस पे ये लिख सकते हैं, जैसे आपने मेरे को दिया, तो इस प्रकार से ऐसे उल्टा लिख सकते हैं कि ये आधार कार्ड की कॉपी हमने RCT में एडमिशन के लिए लगाई है। अब मैं चाहकर भी इसका मिसयूज नहीं कर सकते, क्योंकि आपने इधर लिखा है फोटो के ऊपर। अगर आप सीधा सीधा या नीचे लिखते ना, तो मैं हटा देता था, स्कैन करके इसको हटा देता। अब इसको नहीं हटा सकता, क्योंकि फोटो कट जाएगा आपका, यानी कि जो भी आधार कार्ड का फोटो लगा वो कट जाएगा। तो आप, जैसे आपने कहा बैंक में KYC के लिए दिया, तो हर साल 2 साल बाद में आपको देना पड़ता, तो आप ऐसे लिख के दे सकते हैं, कोई मना नहीं करेगा। पहला तरीका, तो आप चाहकर भी आगे वाला इसका मिसयूज नहीं करोगे। दूसरा, आधार कार्ड जो नंबर होते हैं ना हमारे, 12 अंक होते हैं, यहाँ पे जो आते हैं और यहाँ पे जाते हैं, ठीक है। इसमें मास्क वाला आधार कार्ड डाउनलोड करें आप। मास्क वाला का मतलब पीछे के 4 डिजिट ही दिखाई देंगे, आगे के ये सारे डिजिट दिखाई नहीं देंगे, या आगे के 4 ही देंगे, लास्ट के 6 डिजिट या जो भी है आपका 8 डिजिट दिखाई नहीं देंगे। उसको बोलते हैं मास्क आधार कार्ड, यानी कि जैसे एक XX आ जाता है, जैसे ये आधार कार्ड है, इसके जरिए आपका XX ऐसा आ जाता है ना, ऐसा वाला डाउनलोड करके दे। अब उसको थोड़ी ना पता है कि पूरा आधार कार्ड नंबर क्या है कि नहीं, और कोशिश भी करेगा तो हो सकता है वो फेल हो जाए, क्योंकि सबका आधार कार्ड नंबर अलग अलग होता है, एक भी नंबर ऊपर नीचे हो गया तो मैच नहीं करेगा। इसलिए ये आधार कार्ड से क्या मिसयूज करते हैं? जैसे आपने मेरे को फोटोकॉपी के लिए दिया, मैंने आपके आधार कार्ड से, जैसे आजकल तो बायोमेट्रिक से सिम मिलती है, पहले से तो नया सिम खरीद लिया आपके नाम से, ऐसा इस प्रकार से मिसयूज होता है। और भी बहुत सारे प्रकार के मिसयूज है, ठीक है। ऐसा तो कहने का मतलब, इस प्रकार से मिसयूज से बचने के लिए हम इस प्रकार से अपने आप को अवेयर कर सकते हैं। और भी ज्यादा पढ़ना हो तो आप इसमें पढ़ सकते हैं। पहला टॉपिक पूरा हुआ मेरा, समझ में आ गया। आधार कार्ड एक भारत सरकार की सेवा है, उदय द्वारा हमारे को भारत सरकार में पूरे भारत में लागू की जाती है। विदेश में आपका आधार कार्ड नहीं चलेगा, भारत में ही चलेगा, भारत के किसी भी राज्य में चलेगा। आधार कार्ड में 12 अंक होते हैं, ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली के अंदर है, ठीक है। कुछ आशंकाएं हैं जो मैंने आपको क्लियर करने की कोशिश की। दूसरा है आयकर विभाग की सेवा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कुछ सेवाएं हैं, वो भी पूरे भारत में होती है। जैसे 2 सेवा आपके दे रखी है, पहला है आपका पैन कार्ड, दूसरा है आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल। पैन कार्ड भी एक आधार कार्ड के जैसा ही होता है, डॉक्यूमेंट होता है हमारा, ठीक है। पैन कार्ड में भी हमारे 10 अंक होते हैं, 5 अल्फाबेट्स होंगे, 4 नंबर होंगे, एक वापस अल्फाबेट्स होगा, यानी कि अल्फा न्यूमेरिक होते हैं। जबकि आधार कार्ड में सारे सारे नंबर होते हैं, उसमें अल्फाबेट्स नहीं आता है। आधार कार्ड में 12 अंक होते हैं, पैन कार्ड में 10 अंक होते हैं। क्वेश्चन 2 और 3 बनते हैं हमारे, ठीक है। पैन कार्ड का पूरा नाम परमानेंट अकाउंट नंबर। पैन कार्ड में कितने अंक होते हैं? 12 अल्फा न्यूमेरिक होते हैं, 5 अल्फाबेट्स होते हैं, 4 नंबर होते हैं, वापस एक अल्फाबेट्स होता है। पैन कार्ड बनाने के लिए जो फॉर्म भरा जाता है, जैसे आप RCT करने हो तो RCT का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, उसी प्रकार से अगर आप पैन कार्ड का नया बनाने के लिए जा रहे हैं तो आपको फॉर्म भरना पड़ता है 49A। तीसरा प्रश्न। चौथा, किस कंपनी द्वारा जारी किया जाता है? NSDL, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, पुणे, इसका हेडक्वार्टर पुणे के अंदर है, ठीक है। जबकि इसका हेडक्वार्टर उदय का किधर है? दिल्ली के अंदर। यानी कि हमारा आधार कार्ड जो बन के आता है उधर से आता है, हमारा पुणे से जो डॉक्यूमेंट बन के आता है उसको बोलते हैं पैन कार्ड। अब पैन कार्ड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को क्यों दिया गया? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या काम करता है? इनकम जितनी भी हुई है उस पर निगरानी करता है। ये एक डिपार्टमेंट है, ठीक है, भारत सरकार का विभाग है। जितने भी लोग पैसा कमाते हैं या इधर उधर ट्रांसफर करते हैं तो उस पर ध्यान कर रखता है, ठीक है। तो अब इनकम टैक्स ने इसको इसलिए अपने हिस्से में लिया क्योंकि ज्यादा लेन देन करने पर किसको इसको पकड़े, कोई करोड़ों का लेन देन करता है, कोई 10 रुपए का करता है, तो उन्होंने एक सीमा बना रखी, 50,000 से ज्यादा बैंक से अगर आप लेन देन करते हो तो आपके पास में पैन कार्ड होना आवश्यक है। इसलिए इसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की सेवा को दिया गया। 50,000 से ज्यादा लेन देन अगर आप बैंक के साथ करते हो, यानी कि 50,000 निकाला या जमा कराया, तो आपको क्या चाहिए? पैन कार्ड, ठीक है। 20,000 तक आप कैश लेन देन कर सकते हैं, 20 से 49,000 तक आप चेक से लेन देन कर सकते हैं, 50,000 से ज्यादा भी आप चेक से लेन देन कर सकते हैं, लेकिन आपके पास में पैन कार्ड होना आवश्यक है, आपके खाते में वो पैन कार्ड का नंबर लगा होना आवश्यक है, नहीं तो फिर आपको दिक्कत आ सकती है, ठीक है। ऐसा
तो आयकर विभाग की पहली सेवा है पैन कार्ड, परमानेंट अकाउंट नंबर। ये आधार कार्ड के जैसा होता है, थोड़ा हम पढ़ते हैं इसके बारे में। किधर है, ये रहा। नए पैन परमानेंट अकाउंट नंबर के लिए आवेदन प्रक्रिया में दो मूलभूत हिस्से होते हैं। सबसे पहले आवेदन फॉर्म भरना होता है, दूसरा आयकर विभाग द्वारा कार्ड का वितरण होता है। यानी कि आपने फॉर्म भरा है, फिर कार्ड बन के आपके घर पे आ जाता है। पैन कार्ड आपका एक बार बन गया तो वही नंबर रहेगा। आप उसमें अपना फोटो चेंज करा सकते हैं, सिग्नेचर चेंज करा सकते हैं, नाम चेंज करा सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ चेंज करा सकते हैं, लेकिन पैन कार्ड नंबर वही रहेगा। आधार कार्ड में भी वैसा ही है, एक बार आधार कार्ड बन गया, चाहे आप 4 साल के थे चाहे 3 साल के थे, आधार कार्ड नंबर वही रहेगा। हाँ, फोटो वगैरह डिटेल चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, बनाने वाली कंपनी का नाम नीचे लिख रखा, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट लिमिटेड पुणे, ठीक है। इसके लिए फॉर्म 49A भरना होता है। ये 3-4 क्वेश्चन बनते हैं जो मैंने आपको सामने लिख दिए, जिससे कि आपको याद रहे, ठीक है। अब पैन कार्ड बनाने के लिए ऐसा फॉर्म आएगा, वो पूरा भरना पड़ेगा। भरने के बाद में वहां जाएगा, इसका चालान कटता है 105 रुपए। आपसे ये मित्र वाला लेता होगा 150, 200, 250 रुपए पैन कार्ड बनाने के ना, इसका चालान करता है। यानी कि गवर्नमेंट हमसे पैसा लेती है एक पैन कार्ड के 105 रुपए, ऐसा ना। फिर आपका पैन कार्ड बनके आपके घर पे आ जाता है। इसमें भी आपका नाम होगा, फोटो होगा, सिग्नेचर होगा। आधार कार्ड में सिग्नेचर आता है कि नहीं आता है? नहीं आता। नहीं आता है। आपका नाम आएगा, फोटो आएगा, आपका मोबाइल, आपका एड्रेस आएगा। पिताजी का नाम आता है कि नहीं आता आधार में? आता है। ढंग से देखा करो डॉक्यूमेंट पे, क्या कंपटीशन में ऐसे तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आपने जो चीजें है हमारे पास में उसका जज नहीं करते, रोज पढ़ते नहीं, उसको याद करने की आवश्यकता है। रोज देखो, ऐसे याद हो जाएगा। इसलिए दूसरा हमारा इनकम टैक्स की सेवा है, सर्विस है, जो पूरे भारत में, यानी कि पैन कार्ड भी आपने एक बार बना दिया, पूरे भारत में वैसा ही रहेगा। दूसरा आईटीआर, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल। आईटीआर का पूरा नाम होता है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल। अगर आईटीआर कोई भी भर सकता है, जिसका जो व्यापारी है वो, जो व्यापारी नहीं है वो, जो भारत सरकार का, ये भारत का कोई भी नागरिक है, वो भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल भर सकता है, ठीक है। अब इनकम टैक्स चीज अलग है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल अलग है। इनकम टैक्स लगता है आय पर, आपने कितनी इनकम कमाई है उसके ऊपर जो टैक्स लगता है उसको बोलते हैं इनकम टैक्स। जीएसटी अलग है ना, ध्यान रखना। जीएसटी माल खरीदते बेचते, संपत्ति खरीदते बेचते टाइम लगेगा, ठीक है। कितना लेन देन करा है उसके ऊपर ज्यादा आपका अगर जीएसटी बन रहा तो वो गवर्नमेंट को जमा कराना पड़ता है। जबकि पूरे साल में, पूरा साल मतलब पूरे साल कब से कब माना जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार? 1/4 से लेके अभी चल रहा है 2025 टू 31 मार्च 26 को खत्म हो जाएगा। इसके बीच में आपने कितना पैसा कमाया है उसके ऊपर लगता है आपका इनकम टैक्स, ठीक है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक बना हुआ हमारे भारत में, जिसको कर विभाग बोलते हैं। हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किधर है ब्यावर का? तहसील देखा आप लोगों ने? कोर्ट देखा? कोर्ट, न्यायालय जिसको बोलते हैं ना, उसके अंदर जाएंगे ना। अंदर जाने के बाद इधर लेफ्ट में, जैसे इधर घुसने के बाद इधर जाना, इधर जाएंगे आपके सामने होगा कर विभाग लिखा हुआ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। वहां पे हमारा इनकम टैक्स जमा होता है। आप ऑनलाइन पेमेंट कर दो, जो चालान प्रिंट करके वहां जमा करा दो, आपका इनकम टैक्स जमा होगी। या सीए से ऑथराइज करवाना पड़ता है, ठीक है, कि आपका टोटल इनकम कितना है। अब भारत सरकार ने ये कर रखा है 12 लाख तक, 12 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा आम नागरिक के लिए। अगर आप शेयर मार्केट का काम कर रहे हो तो उसका स्लैब अलग है, ठीक है। आप और कोई काम कर रहे हो तो उसका स्लैब अलग है। तो आम नागरिक जो होता है ना, जो खेती करके पैसा कमाता है या और भी कोई छोटा मोटा दुकान करके पैसा कमाता है, उसके लिए कर रखा है 12 लाख। और इसमें भी 75,000 की स्टैंडर्ड छूट मिली, 75,000, यानी कि एक 12 लाख टोटल जो छूट मिलती है उसको 12,75,000 रुपए तक अगर आपने कोई पैसा कमाया है, 12,75,000 तक आपने पैसा कमाया है तो आपको पूरे साल में तो आपको पैसा नहीं देना। 12,75,000 कब गिना जाता है? खर्चे घटाने के बाद। आपने 15 लाख कमाए हैं, ठीक है, 2 लाख के खर्चे हो गए तो आप वैसे अंदर चले, 3 लाख का खर्च हो गया तो वैसे आप इसके अंदर चले गए। तो खर्चा तो इससे ज्यादा भी बता सकते हैं। ऐसे कैसे बता सकते हो? डॉक्यूमेंट चाहिए उसके लिए। आपने पंखा खरीदा, पंखे का बिल लाओ। घर खरीदा, घर का बिल लाओ। गाड़ी खरीदी, गाड़ी का बिल लाओ। चोरी करके लाए तो उसका नहीं माना जाएगा। अगर 4 व्हीकल खरीदी है और उसका डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपकी ही नहीं, मालिक नहीं हो आप।
मालिक हो तो आप पैसे कहाँ से लाए वो भी पूछे, कैसे निकला सकता है। सब जगह गवर्नमेंट आपको खींच के रखती है। तो हमारे लिए है 12,75,000 तक हमारा कोई टैक्स नहीं लगता। ये स्टैंडर्ड छूट है हर व्यक्ति के लिए, 12 लाख नॉर्मल है। बाकी ऐसा चलता है कि 0 से लेके 4 लाख तक क्या है, जीरो टैक्स, कोई टैक्स नहीं लगेगा, यानी कि 0%, आप ये समझ लो। ठीक है, 4 लाख से लेके 4L से लेके 4 दूनी 8, है ना, 8 लाख तक 5%, ऐसे चलता है। 8 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 लाख तक आपको लगेगा 10%। 12 में 4 जोड़े तो कितने हो गए, 16 लाख तक 15%। और 16 में 4 जोड़े तो कितने हो गए, 20 हो गए। 16 से 20 लाख तक 20%। और इसमें अपन वो जोड़ते हैं 4 और तो कितने हो गए, 24 लाख, कितने हो गए, 25%। ठीक है, और 24 से 30 तक आपका 30% है, उससे ऊपर भी आपका 30% है, ऐसा लगता है, ऐसा स्लैब चलता है। ये उनके लिए जैसे कोई शेयर मार्केट का काम करता है या कोई और भी कोई व्यापार करता है, जैसे खनन विभाग का अलग स्लैब है ऐसा। ठीक है, नॉर्मल तो ये है, गवर्नमेंट ने ये लागू कर रखा आम इंसान के लिए। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमसे क्या करता है, इस प्रकार से इनकम लेता है, टैक्स लेता है कि आपने टोटल पैसा कितना कमाया। 12 लाख तक वो कहता है कि 12,75,000 तक आपका खर्चा चल सकता है, इतना कमाओगे आपके घर परिवार के लिए काफी है। अगर इससे ज्यादा कमाए, आपने 13 लाख कमा दिए तो फिर थोड़ा हमें भी देवे गवर्नमेंट। ये 15 लाख कमाए तो 12,75,000 से ऊपर कितना बन रहा है उसके ऊपर आपका टैक्स लगेगा। 12,75,000 तक टैक्स नहीं लगेगा, हजार तक तो टैक्स लगेगा नहीं। इससे ऊपर आपने 16 कमा दिए तो इसके ऊपर 16 में से माइनस करोगे तो कितना लाख बचा था, उसी पे टैक्स लगेगा, 2 लाख 3 लाख। ठीक है, इस प्रकार से टैक्स लगता है। तो इनकम टैक्स एक डिपार्टमेंट है जो टैक्स कलेक्ट करने का कार्य करते हैं। जो फाइल भरी जाती है, जो एक फाइल होता है ना, रजिस्ट्रेशन फॉर्म जैसा होता है, वो भरना पड़ता है, उसको बोलते हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल। सर्वप्रथम वेब ब्राउजर पर लॉगिन करके आपको इनकम टैक्स फाइल incometax.gov पर जाना पड़ता है। एक वेबसाइट है जिसके जरिए आप अपना इनकम टैक्स खुद ऑनलाइन भी भर सकते हैं। इनकम टैक्स तो बता दे, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल क्या होता है? ये तो इनकम का स्लैब है, इस पे कितना परसेंट लगेगा ना। ये इनकम टैक्स रिटर्न फाइल का मतलब एक डॉक्यूमेंट होता है, जैसे अपन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते हैं ना, RSIT करने के लिए तो फॉर्म भरना पड़ता है, उसी प्रकार से फॉर्म होता है। आपका नाम, पिताजी का नाम, आप क्या व्यापार करते हैं, टोटल पैसा कितना आया, खर्चा कहाँ कहाँ करा, वो सारा लिखना पड़ता है, उसको बोलते हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल। ये भरने के लिए देखो नीचे ID पासवर्ड लॉगिन करना पड़ेगा। फिर वो आपका ID पासवर्ड डालने के बाद में देखो जैसे विशाल दिख रहा है आगे पेज नंबर 203 पे, विशाल उसका फोटो क्रॉस क्रॉस कर रखा है ना, मोबाइल नंबर वगैरह, तो इस प्रकार से उसका पूरा डिटेल खुल जाता है। फिर वो यहाँ से इनकम टैक्स फाइल कर सकते हैं, भर सकते हैं। कॉमर्स से कौन है, असेसमेंट ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है, जिस साल आपका फॉर्म भरा वो भरा जाता है इनकम टैक्स 2026 में, चाहे आप 2022 का भर रहे हो, पुराना भी भर सकते हैं लेकिन उस पर पेनल्टी लगेगी फिर। ठीक है, इसमें ITR 1, ITR 2, ITR 3 होता है, अलग अलग होता है। जैसे हमारा काम है सर्विस देने का, ठीक है, तो हम ITR 1 भरते हैं। ठीक है, जिसका काम है माल बेचना उसका वो ITR 2 भरता है, जिसका काम है शेयर मार्केट का वो ITR 3 भरता है। ठीक है, इस प्रकार से जो ITR 4 आता है वो और भी कोई काम करता है अपने, जैसे मैं कंप्यूटर पढ़ाता हूँ, शेयर मार्केट का काम भी करता हूँ, उनको ITR 4 भरना पड़ता है। ऐसे वो अलग अलग दे रखे फॉर्म नंबर, वो भरना पड़ता है, तो ITR भरना पड़ता है। समझ में आ गया? तो ये भी केंद्र की सेवा, पहला था आधार कार्ड, पूरे भारत में लगेगा इसलिए ये केंद्र की सेवा है। आयकर विभाग की 2 सेवा है, पैन कार्ड और ITR। आप पूरे भारत में कहीं पर भी रहो आपका ये स्लैब रहेगा, कोई सा भी व्यापार करो आपको टैक्स देना ही पड़ेगा ज्यादा कमाया तो। ठीक है, पैन कार्ड परमानेंट अकाउंट नंबर, इसमें 10 डिजिट होता है, इसमें 12 डिजिट, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली होता है, इसका पुणे। ठीक है, फिर तीसरा है हमारा पासपोर्ट सेवा केंद्र। पासपोर्ट सेवा केंद्र का शॉर्ट नेम होता है PSK, पासपोर्ट सेवा केंद्र, फुल फॉर्म पूछा जाएगा आपसे। PSK का पूरा नाम क्या होता है, पासपोर्ट सेवा केंद्र।
ठीक है, पीएसके का पूरा नाम। पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना, पासपोर्ट शुल्क ऑनलाइन जमा करना, पासपोर्ट सेवा केंद्र पीएसके या पासपोर्ट केंद्र पर बुकिंग वेबसाइट passport.india.gov में लॉगिन करके किया जाता है। तो सबके पीछे गवर्नमेंट क्यों लगा हुआ? क्योंकि गवर्नमेंट की वेबसाइट, इनकम टैक्स की गवर्नमेंट की वेबसाइट थी, इसलिए पीछे लगा हुआ था .gov.in। ये भी गवर्नमेंट की वेबसाइट इसलिए लगा हुआ .gov.in। एक बार जब आप भुगतान करते हैं और पासपोर्ट अपॉइंट की बुकिंग करते हैं तो इसके उपरांत आप ARN नंबर यानी कि एक रसीद मिलता है, जैसे आधार कार्ड बनवाते तो रसीद मिलता है ना, आपके अंगुलियों के निशान जैसा नाम वगैरह लिखा था, उसको बोलते हैं ARN नंबर। इसके बाद आपको पीएसके में आपको आवेदन को प्रोसेस करवाना होता है। पासपोर्ट बनाने के लिए पासपोर्ट में नंबर जो होते हैं ना, ये होते हैं 8 नंबर, 7 और नंबर होंगे और एक आपका पी होगा, एस होगा, इस पहला अल्फाबेट दे देते हो। ठीक है, ये पासपोर्ट नंबर होते हैं। इसमें 12 अंक होते हैं, इसमें 10 अंक होते हैं, इसमें 8 अंक होते हैं। पासपोर्ट एक डॉक्यूमेंट होता है जो बनाने के बाद आप विदेश यात्रा कर सकते हैं। वो पासपोर्ट में वो वेरीफाई होता है कि सबसे पहला प्रोसेस ये होता है कि आप पासपोर्ट का फॉर्म भरते हैं ई मित्र पे जाके। 1600 रुपये इसका चार्ज है। ई मित्र वाला अपना खर्चा कितना लेता है वो अलग बात है, 200 लेता तो 1700 गए, ठीक है, 1800 गए, 400 लेता तो 2000 रुपये आपसे लिया जाएगा, 1600 रुपये चार्ज कटेगा। फिर वो फॉर्म भरने के बाद फिर आपको एक ये जो केंद्र है ना, जयपुर, जोधपुर और अजमेर, पीएसके केंद्र कहलाते हैं, जहाँ पे आपको वेरीफाइड करवाना पड़ता है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाके। आप 10वीं पास हो तो 10वीं की मार्कशीट ले जाओ, आधार कार्ड बनाओ तो आधार कार्ड ले जाओ, पैन कार्ड बनाओ तो पैन कार्ड लेके जाओ, वो वहाँ पे वेरीफाइड किया जाएगा और आप वाकई में हो कि नहीं हो, वो सारा आपसे पूछा जाएगा ना। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद वहाँ जाने का समय मिलेगा, उस टाइम आपको जाना होता है। अगर आप उस दिन उस टाइम नहीं गए तो 1600 रुपये आपके गए, वापस नया फॉर्म भरना पड़ेगा। ठीक है, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद वहाँ सारा डॉक्यूमेंट वेरीफाइड होने के बाद में सप्ताह भर का टाइम मिलता है पुलिस वेरिफिकेशन। फिर पुलिस वाले जो संबंधित हमारा थाना लगता है वहाँ जाना पड़ता है, वो पुलिस वाले के पास में वहाँ से रिपोर्ट आ जाती है। ठीक है, वो उसमें लिखा जाता है कि कौन सा थाना लगता है, फिर आप रिपोर्ट आ जाती है। फिर पुलिस वाला आपसे कहता है कि भाई आपके कोई केस वगैरह तो नहीं चल रहा है तो फिर आपका पासपोर्ट नहीं बनेगा, वहीं से रद्द हो जाना है, और नहीं चल रहा है तो फिर वो वेरीफाइड कर लेता है, कोई इश्यू नहीं है तो फिर आपका अच्छा, पासपोर्ट कोई चालान वालान बाकी होता है तो भी नहीं बनता। फिर पुलिस वालों को दारू के पैसे देने पड़ेंगे। हाँ, मेरे फूफा जी का वेरिफिकेशन था तो मैं गया था सर, तो उसने बोला, कुछ नहीं पूछा, मैंने कहा क्या चाहिए भाई, तो उन्होंने बोला कि ये आया। मैंने कहा तो आया तो भेज दो वापस, आपको जो लगता है जैसे उचित लगता है। कि भगवान, मेरे फूफा जी का नाम है भगवान सिंह, कि भगवान सिंह जी को, मैंने कहा इधर है ये, तो उन्होंने कहा कि 500 रुपये दे दो मैं भेज दूँ। मैंने कहा ऐसे नहीं, मैं क्यों दे दूँ भाई, इसमें कोई केस नहीं है, फलाना नहीं है, तो क्यों दे दे, आप वेरीफाइड कर लो, घर जाओ किसी से पूछ लो, और तो क्या यही होता है वेरिफिकेशन तो। ठीक है, फिर इस प्रकार से फिर नहीं, पर अब कुछ लोग बार बार परेशान करते हैं, फिर 2-4 दिन तो वो रिपोर्ट नहीं भेजते वापस, तब तक पासपोर्ट डिले हो जाता है ना, किसी को जल्दी बना के वापस कहीं काम पे जाना होता है तो फिर वो चल जाना पड़ेगा ना। हाँ, पीएसके लेना पड़ेगा आपको। वेरिफिकेशन कहाँ जाना है? 3 पीएसके हमारे राजस्थान में अभी हम जहाँ नजदीक है, जयपुर जा सकते हैं आप, फिर जयपुर के बाद में जोधपुर भी बनेगा तो आप जोधपुर भी जा सकते हैं, अभी 2-3 साल से अजमेर भी बनेगा तो आप अजमेर भी जा सकते हैं। ठीक है, सर पहले वहाँ जाने के बाद फिर वेरीफाई होता है। हाँ, यहाँ से फॉर्म भर के जाओ, यहाँ से तारीख मिलेगी आपको भाई, अगले 10 तारीख को जाना है तो आपको 10 तारीख को 11 बजे वहाँ जाना पड़ेगा, या 12 तारीख डॉक्यूमेंट लेके जाना है, बस 15 मिनट का काम है। वहाँ पे अलग अलग लोग बैठ रहते हैं, वो ये चेक करेगा, वो ये चेक करेगा, ये चेक करने के बाद आप वेरीफाइड हो गए। तो उसने बोला कि हफ्ते भर में वेरीफाइड हो जाएगा, बस इतना सा। 1600 रुपये का खर्चा आता है ना। बस आपको इसमें ये ध्यान रखना है, पासपोर्ट सेवा, पीएसके का पूरा नाम क्या होता है? पासपोर्ट सेवा केंद्र। ये पासपोर्ट बनने के बाद आप विदेश जा सकते हैं। अब विदेश में उसमें प्लेन में बैठने का टिकट आपको अलग से लेना पड़ेगा। ठीक है, और वहाँ कहाँ घूमना कहाँ नहीं घूमना उसके लिए आपको एग्रीमेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं? वीजा। जैसे मेरे को यूएस से जाना तो वहाँ का वीजा मिलेगा, किस जगह जाना है, कितना दिन ठहरोगे, कहाँ ठहरोगे, वो सारा उस वीजे में लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद प्लेन का किराया 20,000 30,000 जो भी, ये 3 चीजें होने के बाद आप इतना टाइम रुक के आ सकते हैं। एक लेबर वाला पासपोर्ट होता है जो आप काम कर सकते हैं, 10 साल के लिए वैलिड होता है, 10 साल बाद में आपको अपडेट करना। दोनों बनवा सकते हैं, आपको कौन सा बनवाना है ऐसा। फिर हर एक पासपोर्ट को आप 10 साल बाद में अपडेट कराना होता है, वो 10 साल बाद में वो हो जाता है, लैप्स हो जाता है। तो इस प्रकार से आप पासपोर्ट बना सकते हैं, उसमें फिर डॉक्यूमेंट बन के आपके पास आ जाता है। फिर आपका
चौथा, टिकट बुकिंग की सेवा। आजकल टिकट ये सारी चीजें ऑनलाइन आप अपडेट कर सकते हैं, बना सकते हैं ना। अब टिकट बुकिंग की सेवा भी आपकी ऑनलाइन है, जो कि वो भी भारत सरकार की दो सेवा दे रखी है आपके, ट्रेन और बस। एयरलाइन नहीं दे रखा है ना। ट्रेन का टिकट भी आप ऑनलाइन बुक करवा सकते हैं और बस का टिकट भी आप ऑनलाइन बुक करवा सकते हैं। ये भारत सरकार की सेवा कैसे हुई? हमारी बसें तो इधर इधर बिहार बिहार में चलती है, हमारा रास्ता रास्ता में चलती है, तो भी हम जैसे हमारे को दिल्ली जाना है तो बस स्टैंड से आप बैठोगे तो दिल्ली जाओगे। जैसे हमारा बॉर्डर क्रॉस करा तो दूसरे राज्य में गए तो दूसरा राज्य वाला उसका चार्ज लेगा, यहाँ से कितने वो बैठे यात्री और हमारे राज्य में वापस कितने उतरे, फिर आप दिल्ली वाले स्टेट के अंदर चलेगा तो वहां से कितने बैठे। इसलिए केंद्र सरकार का हिस्सा होता है, ठीक है। तो केंद्र सरकार इनको कुछ सेवाएं, कुछ फ्री ऑफ चार्ज भी देते हैं, कुछ पैसा भी देते हैं बस वालों को, बस की सर्विसेज को ना। तो दो सर्विस है हमारी, ट्रेन की और बस की। ट्रेन में ये पूरा नाम आपसे पूछा जाता है, IRCTC, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। भारतीय रेलवे खान पान पर्यटन निगम, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म, IRCTC, ये की वेबसाइट भी इसी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। रेलवे, भारतीय रेलवे खान पान और पर्यटन निगम। पर्यटन निगम का मतलब है आप इसमें बैठ के कहीं घूम के जा सकते हैं, घूम के आ सकते हैं। और ये भारतीय रेलवे खान पान का मतलब उसमें चने भुंगड़े भी मिलते हैं, मिलते हैं ना, ट्रेन के अंदर बस में भी मिलते हैं ना, इसलिए इसको खाने पीने का साधन भी आपको वहीं पे मिल जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं इंडियन रेलवे। इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, थोड़ा ध्यान रखना है ना, ठीक है। इसकी वेबसाइट का नाम है, नीचे देखो, www.irctc.in पे जाकर आप अपना टिकट बुक करवा सकते हैं। उसके बाद ट्रेन में बैठ के कहीं पर भी यात्रा कर सकते हैं। ट्रेन के आगे है PNR, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, ठीक है, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, PNR बोलते हैं। ट्रेन का टिकट जो लेंगे ना उसमें 10 अंक होते हैं, वो भी सारे के सारे नंबर में होते हैं। ट्रेन का टिकट जब आप लेते हैं ना, व्हाइट कलर का आता है, या बस का टिकट लेते हैं गवर्नमेंट बस का, तो व्हाइट कलर में आता है, उसमें 10 नंबर होते हैं, इसको बोलते हैं PNR, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। उससे आपका नाम तो लिखा नहीं जाता है, उसी से पहचाना जाता है कि टिकट नंबर क्या है, ठीक है, उसमें आपकी डिटेल होती है। नाम नहीं लिखा होता, आप आजकल तो लिखा होता है शायद। नहीं लिखा होता बेटा, बस में कहाँ लिखा था, नहीं आता, ट्रेन में नहीं लिखा होता। नाम नहीं लिखा था, बस में बस नंबर ही आता है। वो तो रिजर्वेशन कराओगे तो उसमें लिखा हुआ है, रिजर्वेशन कराओगे। जैसे आपको अजमेर जाना है, बाबा हाथों हाथ अपने हाथों मशीन से आपने टिकट लिया तो उसमें नाम नहीं आता है, बस आपका कहाँ से कहा था। पहले तो ऐसा होता था कि इसके नाम पे कराई तो मैं भी जा सकती हूँ इसके नाम पे, पर आजकल ऐसा नहीं हो सकता। उसे नहीं होता सर। नहीं, पहले तो जा सकते थे। ऐसे नहीं जा सकते, चलो भाई ये ना कर, आपने अपना टिकट बनाया, अपने मम्मी पापा कैसे भेज सकते चलो चीज़ ना कर। हैं, वो तो वैसे चल जाते हैं, ऐसे चुंगी ना का ऐसे तो PNR का फुल फॉर्म क्या होता है, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। ये क्या होता है, ये आपका जो टिकट का जो नंबर होता है उसको बोलते हैं पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, यानी PNR नंबर, ठीक है। हर एक व्यक्ति का हर एक टिकट नंबर का अलग अलग होगा, ठीक है। ये बस में भी होगा और ट्रेन में भी होगा। आपके टिकट के आगमन और प्रस्थान के बारे में भी आप पूछताछ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कहीं जाना है तो आप, खिड़की होती है ना बस स्टैंड में, ये ट्रेन कितने बजे आएगी, बस कितने बजे आएगी, वो सारी पूछताछ कर सकते हैं, कितना किराया। वो अलग बात है बेटा, बताते नहीं, बाकी आप पूछताछ। IRCTC टिकट बुकिंग की सेवा के लिए आपको इस वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, जो ऑथराइज्ड है वो आपका टिकट बुक कर सकता है। टिकट कैंसिल भी होता है क्या, इस प्रकार से नीचे टिकट बुक की व्यवस्था आ जाती है, कहां से कहां तक जाना है, कौन सी ट्रेन कितने बजे आएगी, उसका क्या किराया लगेगा, वो सारा इसमें लिखा हुआ है, कितने बजे पहुंचा दी जाएगी ना, ठीक है। और ये टिकट रद्द करना, अगर आपने टिकट बनवाया है तो इसको रद्द कर सकते हैं, लेकिन चार्ज सीट बनने से पहले। यानी कि चार्ज सीट क्या होता है, बस का एग्जांपल देते तो जैसे हमारे को जयपुर जाना है, वो जोधपुर से बस है तो हमारे को बस स्टैंड जाना पड़ेगा या घर पे आ जाएगी बस स्टैंड जाना पड़ेगा, ठीक है। अब आप खड़े हो जाएंगे, भाई साहब बस आ जाओ, तो हम बस 001 नंबर बस की है और बैठना, तो वो आपको कहेगा जयपुर 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 जयपुर, आप बस में बैठ जाएंगे ना टिकट लेने के बाद, ठीक है। 5-10 मिनट बाद में जो कंडक्टर होता है ना, वो खिड़की के पास जाता है, एक वो कागज निकाल के देता है अंदर से, उसको बोलते हैं चार्ज सीट। चार्ज सीट में ये लिखा जाता है कि यहाँ से कितने पैसेंजर बैठे ब्यावर से, 10-20 वो, और कितना किराया, वो सारा कैलकुलेशन होता है उसमें, उसको बोलते हैं चार्ज सीट। अब ट्रेन में ऐसा होता है कि 4 सीट बनती है, ठीक है, वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्रकार से ना। तो बस आके ट्रेन आके चली गई, जयपुर चली गई, फिर आप सोते सोते गए, भाई साहब मैं तो गया नहीं, मेरा पैसा वापस दो, ऐसा नहीं मिलेगा, आपको समय से जाना पड़ेगा। बस में भी ऐसा ही, बस आके चली गई, आप वहां पहुंचे नहीं, आप कह दोगे भाई साहब मैं तो बैठा नहीं, मेरे को टिकट का किराया वापस दो, ऐसा नहीं मिलेगा। 4 सीट बनने से पहले पहले दोनों टिकट आप रद्द करवा सकते। ट्रेन आई नहीं है,
बस आई नहीं है, आपने कहा नहीं नहीं मेरे को काम है, मेरे को टिकट वापस दो, वापस दो। ठीक है, उसको बोलते हैं ई टिकट रद्द कराना। ठीक है, RSRTC, राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, ठीक है, राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम, पूरा नाम हिंदी में ना। हमारे जो जितनी भी गवर्नमेंट बसें होती है इस पे ये चीज लिखी होती है। ठीक है, तो बस का टिकट का किराया भी आप ऑनलाइन बुकिंग करवा सकते हैं। ये दोनों की दोनों चीजें हैं जो हमारे केंद्र सरकार की है। ठीक है, आप बस का टिकट देख सकते हैं, चेंज कहाँ से कहाँ तक जाना, देखो आगे लिखेगा, इसका टिकट भी आप रद्द करवा सकते हैं। नीचे ऐसा लोगो आता है हमारे बसों के ऊपर, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, ऐसा। ठीक है, और आप यूपी की होगी तो यूपी लिखा होगा, महाराष्ट्र की बस होगी तो महाराष्ट्र की होगा। कलर कॉम्बिनेशन भी वो अलग अलग चेंज कर लेते हैं। अपने ब्यावर से लिए तो कौन सा वाला टिकट मिलता है? हैं? कौन सा वाला मतलब? कौन से कलर का टिकट मिलता है? व्हाइट ही मिलता है ना, व्हाइट ही मिलता है। वो थोड़ा सा ग्रे कलर में ऊपर आता है हेडिंग उसमें। कह रहा था सर वो तो ब्लू होता है ना, हाँ नंबर देता है कंडक्टर देता व्हाइट। नहीं नहीं व्हाइट ही देते हैं करना आप। मैं अभी अजमेर का के मेरे को व्हाइट ही दिया भाई। वो सर आपको बस में चढ़ोगे जब जाओगे। नहीं नहीं वो बस वो काम चल रहा था तो वो बस वो काम करने वाला मेरा बच्चा था वहाँ पे, कलर कर रहा था। मैंने कहा बस किधर है, टिकट किधर है, कैसे आप तो बैठ जाओ अंदर दे देगा। तो अंदर अंदर भी वैसे ही दिया पर वो तो जो बस चलो जो भी है। राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल, ठीक है, तो ये जो चारों सर्विस पड़ी थी वो केंद्र सरकार की, यानी कि आप कहीं से भी उपयोग में ले सकते हैं। राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल, यहाँ से आपके 2-3 क्वेश्चन बनते हैं कि राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल का NVSP का पूरा नाम क्या है? राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल, पहला। दूसरा प्रश्न, इसकी स्थापना कब हुई थी? जनवरी 2015 को। किस दिन? उस दिन क्या था? राष्ट्रीय मतदाता दिवस था। हमारा दिवस मनाया जाता है ना भारत में, उसकी जयंती अब है, उसकी जयंती कब है वो ऐसा। उसी प्रकार से क्वेश्चन ये है कि NVSP का पूरा नाम क्या है? नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल, यानी हिंदी बोलते राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल, पहला। दूसरा प्रश्न, इसकी स्थापना कब हुई थी? जनवरी 2015 को। उस दिन कब, किस दिन हुई थी? राष्ट्रीय मतदाता दिवस था 15 अगस्त जनवरी 2015 को। ठीक है, राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल NVSP को जनवरी 2015 में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर मतदाताओं को एकल खिड़की प्रदान करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था, यानी कि ये वेबसाइट बनाई गई थी। NVSP को ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा उपलब्ध कराया गया है। उपयोगकर्ता वेबसाइट पर जाकर अपना क्या बना सकता है? सेवाओं का लाभ ले सकते हैं, यानी कि वोटर ID कार्ड बना सकते हैं। वोटर ID कार्ड बनाओ तो उसमें फोटो नाम वगैरह चेंज करवा सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपका EPIC कार्ड बन जाता है, इलेक्ट्रॉनिक फोटो आइडेंटिटी कार्ड। आजकल EPIC कार्ड बोलते हैं ना, वोटर ID कार्ड को क्या बोलते हैं? EPIC कार्ड, क्योंकि इसमें आपका फोटो भी आता है। ये आता ना लिखा हुआ पेज नंबर 211 पे, इलेक्शन फोटो है, इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड, यानी कि मतदान करना। मतदान कौन कर सकता है? हाँ, आप सब बच्चे मतदान कर पाओगे, अभी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और मतदान हमेशा निष्पक्ष करना। देखो ये हमारा राइट है, ये नहीं कि हम आगे वाला चुनाव में जो खड़ा है 2 जने खड़े, एक जना हमारे उनको बोल चालन नहीं है, हमारे उसको वो मत देना ही नहीं, तो नहीं, तो भी आप जाओ, अपना मत का राइट 5 साल बाद में वापस मौका मिलेगा। आप देख के जाओ मतदान होता कैसे, क्या हमने तो वोट दिए ऐसा नहीं, तो देखो अपना अधिकार है, आप भारत में रह रहे हो, आपका अधिकार है मत देने का। किसी को भी दो नहीं तो नीचे वो आता कैंसिल का, हाँ वो कर दो, पर जाओ तो सही कम से कम। बाकी मेरे हिसाब से तो नोटा नहीं करके आपको किसी न किसी को तो देना चाहिए। लायक ही नहीं है तो नोटा को ही देना। फिर भी लायक नहीं है, देखो चलो मान लो दोनों ही दो जने खड़े, दोनों ही लायक नहीं है, एक हार गया और एक जीत गया। जिसको आप पसंद नहीं करता या आपका काम नहीं करता, अब कभी जरूरत पड़ गई तो साइन करने के लिए जाना ही पड़ेगा, फिर भी काम तो उसको करना ही पड़ेगा। आप वोट दो चाहे दो, तो देखे तो ठीक है, ज्यादा ज्यादा क्या हो जाएगा, या तो आपके एक वोट से वो उसका एक वोट कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा, बस इतना फर्क पड़ेगा। बाकी वोट देना चाहिए मेरे हिसाब से। नहीं आप तो एक ही दो ना, मैंने तो एक ही दिया। ठीक है, ठीक है। अब ये ऑनलाइन पोर्टल होता है जिसके माध्यम से आप अपना वोटर ID सर्च कर सकते हैं। ठीक है, अभी सीडिंग का काम चल रहा है, डाटा फीडिंग का काम चल रहा है, तो आप अपना वोटर ID कार्ड अगर बना हुआ तो चेक करें सही से भरा कि नहीं भरा, सही से बनाया कि नहीं बनाया। नहीं तो जो BLO होता है उसके पास जाओ कि भाई साहब हमारा सही करो, नाम सही करो, फोटो सही करो, ऐसे हो जाता है। ठीक है, आपका जो बूथ है उसको चेंज करा सकते हैं, भाई मेरा वोट यहाँ पड़ता है अभी यहाँ पड़ेगा, ऐसा चेंज करवा सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए ये
फॉर्म नंबर आपको मिलेगा, वो फॉर्म भर के आप उसको जमा करा सकते हैं। आजकल तो आप खुद भी कर सकते हो उनमें, आप खुद भी इस साइड पे जाके, और आपका भी खोल के देखना, एनवीएसपी की पोर्टल की साइड खोल के देखना, आपका पूरा वो आइडेंटिटी कार्ड आ जाता है, पूरा आप चेक कर सकते हैं, करेक्शन भी कर सकते हैं। ओटीपी वगैरह आएगा वो आप दे देना। और इसमें आज वो आधार कार्ड नंबर भी जोड़े जा रहे हैं, ठीक है। लड़कियों के लिए तो अभी गवर्नमेंट ने ये कर दिया है कि अगर उसकी शादी होकर कहीं चली गई तो उसके जो जिस परिवार से आई, जिस जगह से आई, उसके घर परिवार का वो मंगवाया जा रहा है क्या, तो फॉर्म जो भरा गया है उसका, जिससे कि पता चले कि वाकई में ये हमारे हिंदुस्तान की है, आप इसी की बेटी। हाँ, अब उसमें समस्या ये हो गई, जो जबरदस्ती लड़के शादी करके जाते हैं लव मैरिज करके, वो मम्मी पापा को लेने देना, बहुत सारा मैंने देखा है, वो कहते थे कि ये मेरे मम्मी पापा ही नहीं है, वो है ना। अब उनके समस्या हो गई, मम्मी पापा देवे नहीं, ये तो मेरी बेटी नहीं, मैं कह दो। इसलिए परिवार के आशीर्वाद समारोह के तहत आप घर से निकले, ज्यादा अच्छा रहे। अरे तो देंगे नहीं ना, वो माता पिता अवेयर हो जाता ना। हालांकि होने वाले काम सब होते हैं, देखो मैं तो थोड़ा सा मजाक कर रहा था, ठीक है। उसके बाद आप चुनाव में जो, अगर आप खड़े हो, चुनाव में खड़े हो जाता ना उम्मीदवार, तो उसको चिन्ह मिलता है, किसी को झाड़ू मिलता है, किसी को मार्कर मिलता है, किसी को कुछ मिलता है, बैटरी मिलता है, ऐसे मिलता है ना, तो वो आप चेंज भी करा सकते हैं, क्योंकि ये मेरा पसंद का नहीं, 24 घंटे पहले अलाउ होता ना, वो चेंज भी करिए। सारा काम आप किसमें कर सकते हैं, इसकी वेबसाइट पे जाके। तो आधार कार्ड भी भारत सरकार की सेवा, आयकर विभाग की सेवा, ये पैन कार्ड और आईटीआर है, पासपोर्ट भी भारत सरकार की, एक टिकट बुकिंग में ट्रेन और बस भारत सरकार के है, राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल भी भारत सरकार का हक होता है। इन सब में जो नियम कानून कायदे क्या लगाना, कब लगाना, वो सारा भारत सरकार तय करता है, दिल्ली सरकार तय करती है, ठीक है। रोज उनकी मीटिंग इसी लेवल पे होती है। एलपीजी सेवा और सदस्यता, जो गैस कनेक्शन होता है ना हमारा, एलपीजी गैस आती है हमारे घर में, जिससे आप रोज खाना बनाते हैं। एलपीजी सिलेंडर बुकिंग भी आप घर बैठे एक बटन क्लिक करके आराम से किया जा सकता है। और जो एजेंसियां है, आपके पास कोई ना कोई टंकी जरूर होगी, इंडियन गैस की हो सकती है, एचपी की हो सकती है, और भारत गैस की हो सकती है, के पास अपनी स्वयं की ऑनलाइन एलपीजी बुकिंग की सर्विस है। ये कंपनी है जो गैस फिल करके भारत में बांटने का काम करती है। इन पे आधिपत्य भी भारत सरकार का ही होता है। इसमें आपको किसी डीलर के पास पर्सनली उपस्थित होने या कॉल करने की आवश्यकता नहीं है। ऑनलाइन गैस बुकिंग का लाभ यह है कि उपभोक्ता नेट बैंकिंग या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी भुगतान करके गैस को घर मंगवा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये पोर्टल खुल जाता है, इस प्रकार से आप अपना गैस कनेक्शन नया, देखो यहाँ से आप नया गैस कनेक्शन ले सकते हैं। पहला, दूसरा गैस कनेक्शन अगर आप चेंज हो गए, यानी कि आप दिल्ली जाके रहने लगे, तो आप यहाँ से क्लोज करवा के वहां पे नया गैस कनेक्शन ले सकते हैं, ट्रांसफर करवा सकते हैं, ठीक है। और आप विदेश चले गए या गैस की आवश्यकता ही नहीं है, तो फिर आप बंद भी करवा सकते हैं, क्लोज भी करवा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये सारा कार्य ऑनलाइन कर सकते हैं। तो ये सारी 6 सेवा, 6 सेवा हमारे केंद्र सरकार के। इसके अलावा आगे वाले चैप्टर में जो आएगा वो सारा राज्य सरकार का, जैसे कि आपका जो राशन कार्ड होता है वो राज्य सरकार का होता है, स्टेट टू स्टेट चेंज होता है, ठीक है। आपका जन आधार कार्ड होता है, वो स्टेट टू स्टेट चेंज होता है, ठीक है। जैसी सरकार चेंज होगी चेंज हो जाएगा, लेकिन ये सेवाएं हमेशा रहेगी, और इस पे हमेशा भारत सरकार का आधिपत्य था और अभी भी है, और आगे भी हो सकता रहेगा, ठीक है। चैप्टर इज कंप्लीटेड। कुछ आपको मेरे हिसाब से कुछ सीखना चाहिए इन चैप्टर से, कि आप जब कंपटीशन देंगे, सारे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, हम आरएसआईटी इसलिए कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कंपटीशन देवे, कंपटीशन के लिए आरएसआईटी कंपलसरी, लेकिन इससे क्वेश्चन आपके उसमें आएगा, क्योंकि उसमें आजकल 30 से 40 नंबर के क्वेश्चन कंप्यूटर के आने थे, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। भारत सरकार की कौन कौन सी सेवा नहीं है, तो इसके अलावा कोई भी सेवा भारत सरकार की नहीं, वो केंद्र राज्य सरकार की है। भारत सरकार की 6 सेवा याद रखनी है, भारत सरकार की, ठीक है, बाकी सारे केंद्र की। ये आगे भी काम आएगा आपके। निम्न में से कौन से प्राधिकरण ने आधार कार्ड जारी किया गया है, उदय ने, ठीक है। और नया पेन आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए फॉर्म में से कौन सा पढ़ते हैं, 49A। उदय का पूरा नाम भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, यूनिक आइडेंटिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर किधर है, दिल्ली। पासपोर्ट आवेदन के संदर्भ में पीएसके का पूरा नाम क्या होता है, कि कौन कौन से पासपोर्ट सेवा केंद्र है हमारे नजदीक से अब अगर नजदीक से स्टार्ट करते तो अजमेर, जयपुर और जोधपुर। ब्यावर में अभी तक नहीं है, हो सकता भी हो जाए, जिला बन गया हमारा ब्यावर। भारतीय रेलवे
IRCTC के संदर्भ में PNR क्या है? यानी कि आपका जो टिकट है उसका नंबर जो होता है उसको बोलते हैं पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल के संदर्भ में एपिक का क्या है? चुनाव फोटो पहचान पत्र है ना। आधार है 12 अंकों का कार्ड है क्या? हाँ। उदय द्वारा जारी प्रमाण पत्र है क्या? हाँ। तो कौन सा आंसर सही होगा? सी। मेरे बी क्यों है भाई? ये सी। यस सी। IRCTC SMS सर्विस किस नंबर पर उपलब्ध है? ठीक है, ये इस नंबर पे आप मैसेज करके भी अपना टिकट देख सकते हैं, कैंसिल करा सकते हैं, हाँ, और वो कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। TDS के लिए पूरा नाम क्या है? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। कॉमर्स वाले बच्चों बताओ TDS क्या होता है? मैंने कहा ITR इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होता है। मैंने कहा GST माल खरीदोगे बेचोगे तो लगेगा, ठीक है। सी, इसके 3 पार्ट होते हैं, CGST, SGST और IGST। उसी प्रकार से एक और टैक्स होता है TDS, जहां पर GST लगेगा वहां पे TDS लगेगा। TDS जैसे आप सरिसिमेंट में काम करते हो तो आपका TDS काटा जाएगा सरिसिमेंट द्वारा, खर्चा दिखाने के लिए। हम सब लोग सरिसिमेंट में काम करते हैं तो हम सबका सरिसिमेंट TDS काटते हैं। वो टैक्स होता है, गवर्नमेंट को जमा कराना पड़ता। अगर आप उसकी लाइबिलिटी होती है कि अगर आप 12 लाख साल के नहीं कमा रहे हो तो ये TDS का जितना पैसा गवर्नमेंट को जमा है गवर्नमेंट आपको साल भर बाद में वापस दे देती है, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये एक टैक्स होता है, जहाँ काम करते वहीं पे आपका काट दिया जाता है। निम्न में से किस अवसर पर राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल की शुरुआत की गई? राष्ट्रीय मतदाता दिवस जनवरी 2015। आपको पूरा याद करना है। चैप्टर कंप्लीटेड। 15 को पढ़ा दो। नहीं बेटा थोड़ा पढ़ेंगे ना, कहाँ जाना अभी हमारे पास। आज मंडे हो गया, कल परसों आपके वो आ जाएंगे प्रवेश पत्र आ जाएंगे, फिर प्रवेश